हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन बैंक। मैं हूं आपका होस्ट सुप्रियो एंड लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। आज है अगस्त 18th 2025 एंड लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। इलेक्शन कमीशन dismisses vote theft charge, says poll panel will not compromise with poll process। ये जो पूरा स्टोरी है, ये जो पूरा जो क्लिप आया है, इट इज़ ऑल अबाउट द वोट चोरी एज क्लेम्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। बट हमें ये देखना है कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इस पूरे स्टोरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट हमें नज़र आता है वो है इलेक्शन कमीशन, और आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है और इसका सेक्रेटेरिएट है नई दिल्ली में। ये जो बॉडी है ये लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करता है, और इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेस को भी इलेक्शंस में इसका पार्टिसिपेशन रहता है। एक्चुअली ये एडमिनिस्टर करता है द इलेक्शंस टू द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। उसके लिए अलग से सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन जब पहली बार फंक्शन करने लगा था तो उसका सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर ही था। बट आफ्टर 1989 इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। इलेक्शन कमीशन में अभी फिलहाल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है। और ये जो टोटल कितने मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमिश्नर होंगे कितने, ये सारे इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अगर यूनियन की बात करें तो द हाईएस्ट पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वेयरएज इन द स्टेट ये एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम होता है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट एज पर द सीईसी एंड अदर ईसीज जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और कंडीशंस ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 में रेगुलेट किया जाता है। फिक्स टेन्योर है उनका 6 years और अप टू द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। सैलरी और कंडीशंस ऑफ द सीईसी एंड द ईसीज ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस बन जा रहा था। इट इज ऑफ अनूप बरनवाल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, जहाँ पे द इलेक्शन कमीशन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका सिलेक्शन होता है, उसमें क्या होता था कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास द डायरेक्टिव दैट whenever the chief election commissioner is going to be elected, it had to be done in the presence of the chief justice of India along with the LOP, the leader of parliament, sorry, leader of parliament and the that the opposition leader। तो अगर अपोजिशन लीडर नहीं रहते हैं तो द नेक्स्ट लार्जेस्ट जो पार्टी होती है उनके जो लीडर है उनको बुलाया जाता है। तो दिस होल केस इज कंसर्न्ड
with this Anup Baranwal versus the Union of India case 2023. इसमें ये डायरेक्टिव दिया गया टू द गवर्नमेंट कि ये होना ही चाहिए. um, अब कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा प्रोविजंस देख लेते हैं. द इलेक्शन कमीशन इज constituted under the part 15 consisting of the articles 324 to 329, जहाँ पे 324 यानी it concerns with the superintendent's direction and control of elections to be vested in election commission. यानी मतलब इसका ये है कि आर्टिकल 324 इट सेज कि ये सुपरिंटेंडेंस जितना भी करना है, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, उसके लिए अलग से सेपरेट एक इलेक्शन कमीशन रहना होगा. Article 325. No person to be ineligible for inclusion in or to be claimed to be included in a special electoral rolls on the grounds of religion, race, caste or sex. ये सिंपल है कि किसी को कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं मिलेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और कास्ट टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल. आर्टिकल 326 ये पूरा हमारा एडल्ट सफरेज के ऊपर है, विच जो दिखाता है कि हमारा जो इलेक्शन है टू द हाउस ऑफ द पीपल और नहीं तो लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ये पूरा एडल्ट सफरेज के ऊपर ही रहेगा. आर्टिकल 327 ये पार्लियामेंट को पावर देता है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स. पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है कि प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं टू द इलेक्शंस ऑफ एनी लेजिस्लेटर. लेजिस्लेचर यानी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया जा रहा है यहाँ पे. आर्टिकल 328 पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर. और 329 ये इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट के इंटरफेरेंस को बार किया जा रहा है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, इट वुड बी GST reforms to bring double bonus for Diwali. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के दौरान हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की. वहाँ पे बात हुआ कि 12% और 28% का जो स्लैब है GST में वो हटा दिया जाएगा, और इसको प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर दिया गया है हमारे GST काउंसिल में. अब जो GST का रेट जो रहेगा वो 5% और 18% रहेगा अक्रॉस ऑल गुड्स. 5% में जैसे हमारे एसेंशियल गुड्स रहते हैं दैट आर कंज्यूम्ड बाय कॉमन मैन. 18% में रहेंगे वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में रहेंगे. पर यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है दैट देयर इज ए सेपरेट टैक्स स्लैब ऑफ 40% ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स. अब GST क्या है? GST एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो लिवाई किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. और इसने रिप्लेस किया है सेंट्रल टैक्सेस, सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स और लग्जरी टैक्स को. 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी. अब GST जो है वो एक सप्लाई बेस्ड टैक्सेशन है, मतलब ये लिवाई किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अनलाइक अर्लियर टैक्सेस जो कि इम्पोज किए जाते थे ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल और नहीं तो सर्विस के प्रोविजन के ऊपर, GST आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम है जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स के ऊपर काम करता है.
ये रिप्लेस करता है आपका पुराना वाला ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन मॉडल। यहाँ पे एक मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है, 5% और 18% अभी के लिए। और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ये गाइड करता है बाय, इट इज डन बाय द जीएसटी काउंसिल। डुअल स्ट्रक्चर है हमारे जीएसटी का, बिकॉज यहाँ पे सेंटर जो है वो अपना सीजीएसटी लगाता है और स्टेट्स अपने एसजीएसटी लगाता है सेम ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। जीएसटी काउंसिल हमारा जीएसटी जो नेटवर्क है, जीएसटीएन जिसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, वो जीएसटी काउंसिल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वेयरएज दिस जीएसटीएन ये आईटी सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर द जीएसटी पोर्टल। और सेंटर और स्टेट मिलके अपना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये ठीक करते हैं, रेट्स ये फाइनलाइज करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ब्लड डोनेशन ऑफर्स हेल्थ बेनिफिट्स। अब यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था बिटवीन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड द रोटरी क्लब ऑफ एस्पायरिंग अगरतला, जो ग्रुप क्वार्टर इन ऑफ सीआरपीएफ इन लेम्बुछरा वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर सर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह वो पॉस्टुमस ऑर्गन डोनेशन और बैलेंस ऑफ ब्लड डोनेशन एंड स्टोरेज उसके बारे में बात किए थे। बिसाइड दिस हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो है सीआरपीएफ, दूसरा है हमारा ब्लड। तो सीआरपीएफ ये हमारा एक प्रीमियर सेंट्रल आर्म फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है इंडिया में, that is governed under the Ministry of Home Affairs for internal security. Originally ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था 1939 में, and it is one of the oldest central paramilitary forces. आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम बदल के सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बना बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 28th 1949। अब सीआरपीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था ड्यूरिंग द एमलगमेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो एग्जांपल्स थे वो थे द रेबेलियस प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, जिसको पुलिस सेक्शन के द्वारा इंडियन यूनियन में लाया गया, और एक छोटा सा प्रिंसिपैलिटी था कठियावाड़ गुजरात में, उसको भी पुलिस सेक्शन के द्वारा लाया गया। हमने कुछ देर पहले ये बोला था कि सीआरपीएफ इज़ वन ऑफ द प्रीमियर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसका मतलब है कि और भी कई सारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। तो उनमें से कुछ है कि जो है वो है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो बना है हमारे फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है हमारा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड जो ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 55% कवर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन में 90 से 92% तक पानी रहता है और प्रोटीन्स रहते हैं, जो 6 to 8% उसका बनता है। उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन के रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इनको एक साथ किया जाता है और इनका नाम नाम दिया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दो वो अपने सिर्फ 45% ऑफ द ब्लड ही बनाते हैं। ब्लड ग्रुप्स की अगर बात करें, ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं? इरेथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, उनके सरफेस के ऊपर जेनेटिकली एक डिटरमाइंड असॉर्टमेंट रहता है एंटीजेंस का। एंटीजेंस जिनको हम एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं, इनके कारण हमारा जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारा एक ग्रुपिंग का नाम है ए बी ओ ग्रुपिंग, जो ऐसे बनता है कि दो सरफेस एंटीजन है ए और बी, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए ए सॉरी ए बी, ए बी और ओ ये बनते हैं। यूनिवर्सल डोनर यानी ब्लड टाइप ओ जो है, उनमें हमारे ए और बी एंटीजेंस एब्सेंस रहते हैं। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी ब्लड ग्रुप ए बी, उनमें हमारे एंटीबॉडीज वो एब्सेंट रहते हैं अगेंस्ट ए और बी एंटीजेंस। त्रिपुरा बीएसएफ introduces Indian breed canines, sorry, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो 1965 के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद रेज किया गया। उनका प्राइमरी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे होता है, जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल होता है along with the Indian Army, also in anti-nexal operations। ये डिफेंड करते हैं हमारे सर क्रीक एरिया इन अरेबियन सी, ऑल्सो हमारा सुंदरबन डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और सर क्रीक ये पूरा हमारा पाकिस्तान के साइड में, और सुंदरबन और बे ऑफ बंगाल ये हमारे बांग्लादेश के साइड में है। अब अगर बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर की बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द 856 किलोमीटर जो लॉन्ग बॉर्डर होता है इंडो बांग्लादेश, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। नाउ द बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इट। अब इनके 4 सेक्टर्स हैं: पानीसागर, तिलियामुरा, गोकुल नगर और उदयपुर। प्रेजेंटली हमारे डायरेक्टर जनरल सर है दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ, और त्रिपुरा के जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंस्पेक्टर जनरल त्रिपुरा फ्रंटियर, वो है अश्वनी कुमार शर्मा। अब इस न्यूज़ में एक तो हो गया बीएसएफ, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा जो इंडियन ब्रीड की जो बात कर रहे हैं, इंडियन ब्रीड केनाइन, वो है हमारा द रामपुर हाउंड्स, और नहीं तो जिसको हम रामपुर ग्रे हाउंड्स भी बोलते हैं। उनका बड़ा स्टोरी ये है कि हमारे जो रॉयल कोर्ट था ऑफ द रामपुर, तो वो बड़ा मीन्स नवाब अहमद अली खान बहादुर, वो बड़े शौकीन थे ऑफ हंटिंग। सो उन्होंने इंग्लिश ग्रे हाउंड और अफगान हाउंड्स का एक क्रॉस करवाया, और वो बना हमारा इंडिजिनस डॉग ब्रीड रामपुर हाउंड। अब अगर रामपुरी जो कुजीन है, अगर ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट द रामपुर स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री is considered the third most important after लखनऊ एंड दिल्ली। दिल्ली और लखनऊ के बाद रामपुर स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री, इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल इन उर्दू पोइट्री। और ये क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल
उनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, नवाब अहमद अली खान बहादुर। वो रामपुर के एक नवाब थे, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर trying out this experiment, which led us to know the breed, uh, to know the breed of the dog breed, the Rampur Hound. Moving on to the next story. Pradyut talks about unity on Maharaja's birth anniversary. महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, ये 19 अगस्त 1908 की बात है, when the architect of modern Tripura, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, वो हमारे बीच आए थे, एंड ही एज्यूम द थ्रोन इन 1923। उनके सन थे महाराजा किरीट विक्रम किशोर दिब्बरमन। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर वो फर्स्ट रूलर थे त्रिपुरा में, जिन्होंने यूरोप और अमेरिका में विजिट किया था इन 1931 एंड इन 1939। ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द हायर एजुकेशनल सिस्टम इन त्रिपुरा, जिसका नाम पड़ा एमबीबी कॉलेज और नहीं तो महाराजा वीर विक्रम कॉलेज। He had also started the Shingerville Airport, which later become the Maharaja Bir Bikram Airport. उनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट वी शुड ऑलवेज दैट वी मस्ट रिमेंबर, दैट ही वाज अ वेरी ह्यूमन पर्सन। जब बंगाल फेमाइन हुआ 1943 में, ही ओपन द गेट्स ऑफ द त्रिपुरा फॉर द रिफ्यूजीज। ही सेंट आउट फॉर द रिफ्यूजीज। उन्होंने त्रिपुरा के गोदाम खोल दिए थे इन सच मैनर कि राइस पैडी जो है वो बंगाल भेजा जा सके। ही इवन ensured that the logistical lines were not hampered by the World War II, because 1943 1942 में ऑलरेडी हमारा वर्ल्ड वॉर टू चालू हो गया था। 1943 was the time when the Bengal famine happened and a lot of people were starving and dying. So with all this, and we'll be trying to make a story for our beloved Maharaja Veer Vikram Kishore Manik Bahadur. Thank you. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दिस इज़ सुप्रियो भट्टाचार्य signing off with the daily current affairs Tripura of August 18th 2025. Bye bye, take care, and may God bless you.